कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं पहले से अच्छे होगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। रात के 12:37 हुए, जस्ट अभी नींद खुली है तो हमें लगा कि एक चैप्टर बाकी है हमारा पर्यावरण का, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। ये देखिए, तो शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण का लास्ट चैप्टर पार्ट 13, आपदाएं और उनका प्रबंधन। बच्चों, अभी जैसे राजस्थान में 3-4 दिन हो रहा भूकंप आया 4.6 का, जो तीव्रता थी। नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ। उसके बाद हिमाचल में 10 दिन पहले बाढ़ आई, मनाली में, बद्दी में, सोलन में। आपका आसाम रीजन, ब्रह्मपुत्रा रीजन जो था वहाँ बाढ़ आई, दिल्ली में बाढ़ आई। तो ये सब अचानक आते हैं और जान माल की हानि होती है। इसी को हम आपदा बोलते हैं। आंधी आता है, देखते हैं, वो भी एक आपदा है। पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, घर उखड़ जाते हैं, आपके जो बिजली की खंभे होते हैं वो उखड़ जाते हैं, और कहीं कहीं घर गिर जाते हैं, जान माल के एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उससे हम आपदाओं में काउंट कर लेते हैं। तो आपदा की कहते किसे हैं? अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटनाएं जिससे व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान माल की क्षति हो, उसे हम आपदा कहते हैं। ये रही आपदा की डिफिनीशन आपकी। आपदाएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अन्य आपदाएं, जब प्राकृतिक या मानव जनित चरम घटनाओं द्वारा प्रलय या विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जन धन की अपार क्षति होती, तो उसे हम आपदा कहते हैं। जब प्राकृतिक या मानव जनित चरम घटनाओं द्वारा प्रलय या विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा धन और जन की अपार क्षति, तो उसे हम आपदा बोलते हैं। आपदा सदैव जो है मानव को जोड़ के देखा जाता है। इसकी तीव्रता का आकलन जन धन की क्षति के आधार पर ही किया जाता है। हम 26 दिसंबर 2004 की, तो समुद्री भूकंप जो सुनामी आई थी, हिंद महासागर में लहर उठी थी, उसकी चपेट में दक्षिण पूर्व एशिया आपका प्रभावित हुआ। 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 2004 में। अरबों की संपत्ति नष्ट हुई थी। अब आते हैं आपदा के प्रकार पर। प्राकृतिक आपदा में हम विभाग कर सकते हैं और मानव जनित आपदा को हम विभाजित कर सकते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर हो गया आपका, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर, जो कि हम मानव जनित आपदा बोलते हैं। प्राकृतिक आपदा में आपका क्या क्या आएगा देखते हैं। पहला है आपका भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा है, वनों में आग लगना, शीतलहर, ठंडी में जब शीतलहर चलती गलन बढ़ता है, उसके बाद समुद्री तूफान है, चक्रवात हुआ, टर्नेडो हुआ, हरिकेन हुआ, टाइफून हुआ, ताप लहर जो गर्मी में लू चलता है, सुनामी, अभी बात की आपसे, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना, अभी कल या परसों उत्तराखंड में फटा है। मानव जनित आपदाएं क्या होती हैं? बम फटना, आप देखते हैं ना, बम फटता तो वो भी मानव जनित आपदा में आ जाता है। नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, उनसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनका रिसाव करना, ये भी आपका मानव जनित में आता है। रासायनिक कारखानों से जहरीली गैस उत्पन्न होना, जैसे अभी साल भर पहले विजय में जो आपका सीरीन गैस का एक रासायनिक कारखाना था, वहाँ से
एक उसका टंकी फटी तो पूरे वहाँ के एरिया में, क्षेत्र में फैल गया, जिससे लगभग 500-600 लोगों की मृत्यु हुई थी। मिट्टी का कटाव हुआ, मृदा अपरदन, ये भी आपका मानव जनित आपदा में चला जाता है। भीषण रेल दुर्घटना अभी बालासोर में हुआ है 2-3 जून की रात को। आग लगना, महामारी जैसे अभी कोरोना हुआ, ये सब मानव जनित आपदा में आता है। भूकंप हुआ, अब आइए बात करते हैं भूकंप के बारे में। बात करते हैं हम भूकंप के बारे में। भूकंप होता क्या है? यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो तीव्र गति से होता है। सेकंड में, जैसे हम बात करें 26 दिसंबर 2004 की, तो दिन में करीब 8:30-9 बजे सुनामी आई थी। उसका कुछ न कुछ हिस्सा हम लोग भी महसूस किए थे। तो इससे क्या होता है, अपार जन धन की हानि होती है। तीव्र गति वाले भूकंप जमीन हिलने के कारण जो होता है ना, आपका इमारतें हिल जाती हैं। अभी सीरिया में पिछले साल आया, वहाँ करीब 55,000 लोग मारे गए। घर तो ऐसे गिर गए जैसे गिट्टी फेंकी वो एक दूसरे के ऊपर। इसमें क्या होता है, सड़कें फट जाती, पाइपलाइन फट जाती हैं, बिजली के तार गिर जाते हैं, आपके बस्तियाँ मलबों में ढेर हो जाती हैं। तो और गुजरात में 26 दिसंबर 2001 में आया था। 26 दिसंबर 2001 में आया था गुजरात में भूजवाला जो था। और 15 अप्रैल को नेपाल में भूकंप, पार जनधन की हानि हुई थी। पर ये होता क्यों है भूकंप? जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती है ना, उसके अंदर असंतुलन होता है, अप डाउन मूवमेंट होता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनका मूवमेंट के कारण भूकंप आता है। समझे बेटा लोग? उसके बाद आता है ज्वालामुखी का फटना। हम पिछले चैप्टर में या तो भूगोल में आपसे चर्चा किए थे कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, इससे भी भूकंप आता है। प्लेट के आपका अप डाउन मूवमेंट करने से आता है। उसके बाद फॉल्टिंग और फोल्डिंग जो होता है प्लेट, उससे आता है। मानव निर्मित जलाशय, जैसे अभी बात करें जो डैम बन रहे हैं, इससे जो श्रिंकेज आती है, मतलब डैम के नीचे, उससे वहाँ के लोगों को भूकंप का अनुभव होता है, फील होता है। अणु बम का विस्फोट, एटम बम का गिरना भी भूकंप इतना तेज़ी से फटता है, वो भूकंप कहीं ना कहीं सेंसेशन होता है, कंपन महसूस होता है, ये आपका भूकंप में जाता है। इतना क्लियर? भूकंप के तेज झटकों के कारण नदियों निर्मित बांध में दरारें आ जाती हैं। जब भूकंप आता है तो जो बांध आती, दरारें आ जाती हैं, बांध टूट जाते, उसके कारण आपका बाढ़ आ जाता है। समझा बेटा लोग? उससे भी जन धन की हानि होती है। भूकंप की तीव्रता हम एक यंत्र से नापते हैं, उसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। रिएक्टर मापक होता है, रिचर स्केल होता है, 2-3 स्केल और होते हैं, आप भूगोल में पढ़ेंगे। इस मापक की रचना चार्ल्स शेफ्रिटर 1935 में की थी। रिक्टर मापक पर अंकित जो भूकंप की तीव्रता परिमाप में अंकित करते हैं 0 से 9 है। 0 सबसे कम और 9 यदि आ गया, समझ लो तहस नहस। भूकंप में होने वाली वास्तविक क्षति तब प्रारंभ जब उसकी तीव्रता रिएक्टर मापक 5 या उससे अधिक होती है। 5 या उससे अधिक होगी तो सबसे ज़्यादा जन धन और जान माल की दुर्घटना होने की संभावना होती है। जब आने वाले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापक पर 8 या उससे अधिक होती है तो इससे बहुत अधिक विनाश होता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना भूकंप अधिक खतरनाक और विनाशकारी होता है। भूकंप आता बेटा तो देखते हो घर के घर धराशायी हो जाते हैं, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी। सीरिया वाला लास्ट ईयर का देखिए केस, तो जान मान लो लोग बिल्डिंग में तब जाते हैं, निकलते नहीं। बाढ़ आती तो मान लीजिए ठीक है, आपका घर ही गया, ज़मीन गया, लेकिन लोग बचे रहते हैं। लेकिन इसमें कोई नहीं बचता है। ज्वालामुखी की हम बात करते हैं। पृथ्वी के अंदर जो होता है ना बेटा, आप पृथ्वी का जो सतह 3 क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो अंदर जो होता है कोर और मेंटल में अत्यधिक ताप होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसमें जो एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल होता है ना, उसमें मैग्मा होता है। जब बाहर वो आता है तो लावा होता है। तो कहीं कहीं जब ये ज्वालामुखी होती है तो वहाँ जब लावा बाहर आता है, आपका मैग्मा लावा का रूप लेती है, विस्फोट होता है, तो वो मैग्मा जो होता है ना वो लावा बन जाता है। मैग्मा शक्तिशाली गैसों का मिश्रण होता है, उसमें वाटर वेपर भी, वाष्प भी निकलते हैं। धरातल सतह कमज़ोर होती तो इतना सतह तोड़कर ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में, जहाँ कमज़ोर है तो विस्फोट के रूप में निकलता है। जैसे आपका गुब्बारा फटता है उसी तरह सोचिए, वहाँ की शक्तिशाली गैस सतह को तोड़कर विस्फोट के रूप में प्रकट होती है। इससे भी आपका भूकंप आता है।
ज्वालामुखी उद्गार का मानव समाज में भारी जनहानि होती है। जैसे हम काकराटोआ ले लें, सिसली ले लें और आपका बैरन द्वीप आइलैंड ले लें, इसका अंडमान निकोबार का। तो ये सब जो ज्वालामुखी पहाड़ हैं, भवन, कारखाने, सड़क, हाईवे, बांध, जलाशय आदि नष्ट हो जाते हैं। मानव बस्तियां नष्ट में रेयरली वहाँ तो जल्दी होती नहीं, लेकिन जो उसका साइड इफ़ेक्ट है विस्फोट का, तो उसके कारण कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट हम ह्यूमन पे पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। नदियाँ और झील जो भी होते हैं वहाँ की जो विस्फोट जहाँ होता है तो वहाँ के जो आसपास की नदियाँ और लावा और मैग्मा से आपके झीलें भर जाती है। इस नदी अचानक बाढ़ आ जाती है। जंगल रहती है, जब गर्म चीज़ बाहर निकलेगा आग लग जाती है, जंगल नष्ट हो जाते हैं, रहने वाले जीव जंतु के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आल्प्स और हिमालय जो है वो पर्वत है। इस आल्प्स और हिमालय पर ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट मोटाई सघन है। क्योंकि यहाँ की जो क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट जो ऊपरी सतह बहुत मोटा है आल्प्स और हिमालय माउंटेन का। यूएसए में माउंट सेंट हेलेंस जो है 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। बहुत विस्फोट और प्रचंड था उस समय। इससे निकलने वाला लावा विखंडित पदार्थ, गैस, धूल, राख तथा धुआं इतना अधिक था, वायुमंडल में 19 किलोमीटर ऊंचाई तक मतलब फैल गया था और बृहदाकार बादल का निर्माण हो गया था। और ज्वालामुखी उद्भेदन से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती। इनमें से प्रमुख है सुनामी उत्पन्न होना। जैसे हम बात करें बैरन आइलैंड की, जब ये आपका विस्फोट हुआ होगा तो ये क्या होता है, ये जो है आपका उत्पन्न हुआ तो सुनामी उत्पन्न होगी। मौसम, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि गैसेज होती हैं। अब देखिए 19 किलोमीटर यदि ऊंचा तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जरूर करेगा, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जरूर करेगा। इनमें प्रमुख है सुनामी की उत्पत्ति, मौसम, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी परिवर्तन, और जो इकोलॉजी होगा वो वहाँ का इकोसिस्टम जो होगा वो परिवर्तित हो जाता है। सुनामी क्या है? सुनामी जो है, जो वर्ल्ड है वो आपका जापानी वर्ल्ड है, और इसका अभिप्राय समुद्र में उठने वाली लहरों से है, जो कि बहुत तेज़ उठती हैं लहरें, उसको हम सुनामी बोलते हैं। विनाशकारी लहरें होती हैं। समुद्री जल से आपका सुनामी होता क्या है? ये आपका जापानी शब्द है। इसका अभिप्राय है कि समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची तीव्र गति वाली लहरें और विनाशकारी लहरें को हम सुनामी कहते हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। समुद्र से गुजरने वाली लहरें उच्च सागरीय लहरों को जन्म देती हैं, इन्हें हम सुनामी कहते हैं। जब समुद्र में या उसके बहुत आसपास भूकंप या ज्वालामुखी का उद्गार प्रचंड रूप होता है, तब समुद्र में सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। ये सुनामी लहरें कब उत्पन्न होती हैं? जब भूकंप आता है, या तो फिर क्या कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सुनामी बहुत प्रचंड उत्पन्न होती है। इनकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। इनकी ऊंचाई बहुत होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं सुनामी जो आया था 26 दिसंबर की 2004 की बात करें हिंद महासागर में, तो दक्षिण पूर्व एशिया लाखों मकान नष्ट हो गए थे और करोड़ों अरबों का जो होता है जान माल की हानि हुई थी। भारत में इसी प्रकार सुनामी की लहर सबसे प्रभाव जो हुआ था लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु को हुआ था। खाली तमिलनाडु में ही बच्चा लोग 7,000 लोग मारे गए थे। तमिलनाडु राज्य में केवल 7,000 से अधिक लोग मारे गए थे। बहुत ढेर सारे मकान गिरे, हजारों लोग बेघर हो गए, कई गांव जो है वो समुद्र में समा गए। उसके बाद हम अल्लाह बांध की बात करते हैं। अल्लाह बांध जो है आपके गुजरात के पास होता है। इसमें बना क्या था, इसमें 1819 में गुजरात के कच्छ में भूकंप आ गया था। क्या आ गया था? भूकंप आ गया था, और इस भूकंप के कारण अरब सागर में जोरदार सुनामी लहर उत्पन्न हुई थी, और जो कि उत्पन्न होने के बाद हजारों जहाज जो खड़े थे और नाव खड़े, तो बहुत भारी क्षति हुई थी। इस भूकंप के कारण जो समुद्र में ज़मीन था ना, वो 24 किलोमीटर तक लंबाई की स्थलीय भाग में ऊपर उठ गया था। उसमें क्या था, 24 किलोमीटर तक आपका जो समुद्री भूमि है ना समुद्र के अंदर की, वो आपका उठ गया था। इस भूकंप के कारण 24 किलोमीटर की लंबाई की में स्थलीय भाग ऊपर उठ गया था। जल से घिरे लोग ऊपर उठे स्थलीय भाग पर अपनी प्राण रक्षा के शरण प्राप्त करते, जो वहाँ के लोग तो उस पर चले गए थे। इस वजह से इसका नाम अल्लाह का बांध नाम दिया गया। अल्लाह डैम भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उन
1883 में काकराटोआ ज्वालामुखी का जब विस्फोट हुआ था तो 120 फीट तक ऊंची सागर लहरें उठी थी। 120 फीट बहुत होती हैं, मतलब 36.5 मीटर। ये लहरें इतनी प्रचंड थी कि इनका कारण जो है जावा सुमात्रा में तटवर्ती भाग जो थे वो जलमग्न हो गए थे और करीब 36,000 लोग मारे गए थे। ये जो काकराटोआ 1883 में काकराटोआ ज्वालामुखी का जब विस्फोट हुआ था तो इसमें करीब 120 से 25 मीटर फुट आपका समुद्री लहर उठी थी और जावा सुमात्रा के जो तटवर्ती इलाके थे ना बच्चा लोग, वो जलमग्न हो गए थे और करीब 36,000 लोग मारे गए थे। अब आते हैं चक्रवात पर। चक्रवात और तूफान होता क्या है? चक्रवात जैसे अभी पिछले साल आपने देखा होगा या अभी कह लें हम हाल में जून में आपके अरबियन सी, अरब की खाड़ी में, अरब सागर में जो चक्रवात आया था, मुंबई में बहुत उसका दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत लोगों के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई इस चक्रवात के कारण। तो चक्रवात होता क्या है? तेज़ हवा चलती समुद्री लहरों के कारण, तो जब हमारे समुद्री तटों से टकराता है तो जान माल की हानि होती है और ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है स्थलीय और समुद्री भागों दोनों में होती है। समुद्री तटों पर भी होगी और समुद्र में भी होगी और इससे समुद्री चक्रवात सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, खतरनाक होता है, विध्वंसक होता है, प्राण घातक होता है। समुद्री चक्रवात विभिन्न नामों से अलग जाना जाता है, जैसे कि यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, जापान तथा फिलीपींस में इसे टाइफून कहते हैं, बांग्लादेश और भारत में चक्रवात कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको हम विली विली कहते हैं। हम बात करें 2014 की तो 12 आपके किताब में जो है बच्चों उदाहरण जो है, हम तो पिछले साल की बात करें बम्बई से मतलब हुआ था और अभी बम्बई में पिछले साल भी आया था, अभी हाल ही में जून लास्ट में आपके आया था अरबियन सी में, अरब सागर में, जो मुंबई आपके कर्नाटक गोवा जो कोस्टल रीजन है केरला का तो फेस किए। तो ये हुदहुद एक आया था 2014 अक्टूबर 2014 अक्टूबर में एक आंध्र प्रदेश तट पे मतलब बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था, चक्रवाती तूफान आया था, हुदहुद नाम दिया गया था। ओमान देश ने में हुदहुद नाम दिया था क्योंकि ये जो चक्रवात के नाम होते हैं ना, ये देश एक एक देश मतलब जो मेंबर हैं आपके IMO के, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के, तो एक एक देश एक एक चक्रवात का नामकरण करते हैं। तो वो जो हुदहुद था उसे ओमान देश ने नाम दिया था। हुदहुद इजरायली राष्ट्रीय पक्षी है और भारत में इसको कठफोड़वा के नाम से जानते हैं। इसका जो है जो हुदहुद आया तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था आपके आंध्र प्रदेश पे और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पे टकराया था, तो बहुत जान माल की हानि हुई थी, लमसम 30-35 लोग मारे गए थे। भूस्खलन से बात हम करते हैं। भूस्खलन होता क्या है? जब पहाड़ अचानक थोड़ा भूस्खलित हो जाए, मतलब ढलान रहे वो टूट के नीचे आ जाए तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन से भी जनजीवन प्रभावित होते हैं। ऊंचे स्थानों में अधिक मात्रा में चट्टानें होती हैं, वनस्पतियाँ खिसक कर नीचे चली जाती हैं, जाम हो जाती हैं और जमा हो जाती हैं, उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन पहाड़ों पे अधिक होता है। अभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, पानी बरस रहा तो भूस्खलन हुआ, बहुत से रोड आपके टूट गए, संपर्क मार्ग टूट गए। उत्तराखंड में भी देखा गया कि मतलब भूस्खलन हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, सड़क है जा रहा कोई ऑटो जा रहा तो पहाड़ गिरा तो बचेगा थोड़ी ना। यदि पहाड़ गिरा, चट्टान गिरा, बड़ा सा बोल्डर, तो वो आदमी बचेगा थोड़ी ना, वो ना एक्सीडेंट होना तो जान माल की हानि होती है। जब भूकंप आता है तो धरातल हिल उठता है, इससे चट्टानों में दरार पड़ जाती है, जिससे चट्टानें टूटकर खिसकने लगती हैं और बरसात में ज़्यादा खिसक जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इसीलिए कभी एक बात है कि आप बरसात में पहाड़ों पर न घूमने जाएं, जो पहाड़ हैं वो बरसात में खुद घूमने नीचे आ रहे हैं। अब आते हैं बाढ़ की बात करते हैं। तो बाढ़ का सामान्य अर्थ हम इसे कहते हैं कोई स्थलीय भाग हो और कई दिनों तक जलमग्न रहे तो उसको हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ की स्थिति उस समय होती है जब जल नदी के किनारों से ऊपर प्रवाहित होकर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। हम बाढ़ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं
कि बाढ़ की विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना बाढ़ कहलाता है। बाढ़ की स्थिति उस समय होती है जब जल नदी के किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। भारत में विभिन्न राज्य बार बार आने वाली बाढ़ों को जानमाल परिवारों को नुकसान होता है। जैसे हम बात करें कोसी की, बिहार में बाढ़ आता है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें, जब ये पानी बढ़ता है बरसात के दिनों में तो आसाम, बंगाल उससे प्रभावित होते हैं। गंगा नदी से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल प्रभावित होता है। यमुना से आपका दिल्ली प्रभावित होता है। अभी दिल्ली देखे ना, दिल्ली में यमुना नदी बह के एकदम चली गई थी लाल किला के पास। बाढ़ के आने के कारण क्या क्या होता है इसको हम देखते हैं। बाढ़ के आने का कारण देखते हैं। अत्यधिक बारिश का होना, जब पानी ज़्यादा बरसता है तो बाढ़ आएगा। यदि हम नदी के निचले इलाकों में पानी मकान बना रहे हैं, जैसे यमुना की बात करें, दिल्ली में बाढ़ की, निचले मकानों या क्षेत्रों में मकान बन गए तो पानी जाएगा कहाँ, तो साइड से वो आप शहरों की तरफ जाने लगा। नगरीकरण के कारण भी जो किनारा होता है नदी का कम हो जाता है, इस वजह से कहीं जगह पाता है तो पानी शहरों की तरफ घुसता है। चक्रवाती तूफान के कारण होता है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और बादल का फटना, पहाड़े ऊपर जो बादल फटते हैं उसके कारण आपका बाढ़ आता है। अधिक मृदा पर्दन के कारण, मृदा पर्दन होगा तो मिट्टी बह जाएगी। पेड़ जब काटेंगे आप तो मिट्टी बहेगी, तो जब मिट्टी बह जाएगी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो नदी की गहराई वो कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा और उधर उत्पन्न नहीं हो पाएगा, पानी जो है वो सीधे आपके घर तक आ जाएगा। इसको हम बाढ़ में देखते हैं, बाढ़ के आने का कारण है ये सब। उसके बाद से हम आते हैं मानवीय आपदाओं की बात करें तो मानवीय आपदाओं में हम क्या क्या बात किए थे आपसे। एक तो विस्फोट था, बमों का विस्फोट, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियोएक्टिविटी उसका, रासायनिक कारखानों से जहरीली गैस का निकलना, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, जनसंख्या विस्फोट, ये भी आपका एक मानव आपदा, भीषण रेल और दुर्घटना, महामारी। तो मानव से जो मानवीय आपदाएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ, परमाणु बम गिरा हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसमें बहुत से लोग मारे गए, करीब लाखों लोग मारे गए हिरोशिमा नागासाकी। और वहाँ उस बम के गिराने के कारण इतना दुष्प्रभाव हुआ कि आज भी बच्चे वहाँ जो होते हैं अपंग पैदा होते हैं। आज भी वहाँ सब कुछ तो नष्ट हो गया, लेकिन जो बच्चे उसका खामियाजा वहाँ के लोग अब भुगत रहे हैं। वहाँ के बच्चे लमसम अपंग पैदा होते हैं। और उसके बाद हम देख लें भारत में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी 2-3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में या मिथिल आइसोसाइनेट के रिसने से हुई थी, तो ये भी एक प्रकार की मानव जनित आपदा है। ये भीषण दुर्घटना थी। ये मिथिल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ और ये वातावरण में, वहाँ के पर्यावरण में फैल गया। लोग इसको सूंघे, इनहेल किए, श्वसन किए, तो वो बहुत से लोग मारे गए। करीब 15 से 16 हज़ार तो सरकारी डाटा कहता है, वो आगे क्या हो, 15 से 16 हज़ार लोग उसमें मारे गए। और उसी तरह सन 1986 में यूक्रेन के आपका जो है चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संस्थान है, उसका भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुआ। इससे निकले भारी मात्रा में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो थे, रेडियोएक्टिव पदार्थ जो थे, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस नाभिकीय दुर्घटना का प्रभाव रूस और उसके पड़ोसी राज्यों में दूर दूर तक, भारत तक इसका प्रभाव पड़ा था। नागासाकी, हिरोशिमा पर परमाणु बमों का गिरना, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना आदि मानव जनित आपदाओं का रूप है। जाने अनजाने में कहीं न कहीं मानव अपने आवेग में आके अनेक आपदाओं का जनक है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं की भांति अपार जनधन की हानि होती है। एड्स एक ज्वलंत मुद्दा है। हम अब एड्स की बात करते हैं। ये भी छुआछूत तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फैलने वाली बीमारी है। ये आपका जो फुल फॉर्म होता है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। 4 अक्षर का है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो ये बेटा लोग जागरूकता ही जो है इसकी, इस लाइलाज बीमारी का इलाज है।
क्योंकि ये सही नहीं होता है जल्दी। दवाई खोजी जा रही लेकिन मुश्किल है। ये जब आदमी को हो जाता है तो आदमी बचता नहीं, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना बहुत कमज़ोर हो जाता है। अंत में कभी ना कभी उसकी मृत्यु हो जाती है, कभी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम जो है ना वो आपका है ख़राब हो जाता है, एकदम नष्ट हो जाता है, तो आदमी ज़िंदा नहीं होता है एड्स में। ये होता क्यों है, कैसे होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविज़न पे और पत्रिकाओं में इसको देखते होंगे, सुनते होंगे। नाम जो पूरा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जागरूक ही जो है, जागरूक व्यक्ति ही जागरूकता के द्वारा इससे इसको फैलने से बचा सकता है। और 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ये हम जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। HIV जो एड्स है वो HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। HIV का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के विषाणु वायरस से होता है। इस विषाणु से मानव शरीर में लोगों की लड़ने की क्षमता अभी पता ना समाप्त हो जाती। प्रमाण स्वरूप कई तरह रोगी जो होता है संक्रमण हो जाता है तथा तरह तरह की बीमारियां, अंत में उसकी मौत हो जाती है। एड्स कैसे होता है ये देख लेते हैं। एड्स होता कैसे है, ये आपका एड्स संक्रमण कैसे होता है। एड्स का संक्रमण खूर और अंतःस्रावित पदार्थों को रोगी व्यक्तियों के स्वस्थ शरीर पहुंचने से होता है। उसके बाद HIV विषाणु युक्त सुइयों के स्वस्थ शरीर में लगाने से एड्स होता है। जैसे किसी को एड्स हुआ है तो उसकी उस लगाई हुई सुई किसी और को लगाएं तब संक्रमण फैल सकता है। और जो HIV संक्रमित माता वो अपने उसके बच्चे को एड्स हो जाता है, क्योंकि वो अंदर जब वो पेट में रहता है गर्भस्थ अवस्था में तो वो संक्रमण हो जाता है। उसके बाद आपका संक्रमित रक्त, जैसे HIV संक्रमित रक्त है, उसको किसी को चढ़ाने से उसको हो जाएगा। समूह बैठकर नशीली दवाइयों का सेवन किया जाता है, एक ही सिरिंज से सबको पूछा जाए, सबको सुई लगाई जाए तो उससे HIV एड्स फैलता है। उसके बाद जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है आपके इन्फेक्टेड पर्सन से, आपके ऐसे एड्स होता है। एड्स कैसे नहीं होता ये देखिए। एड्स ऐसे नहीं फैलता है किसी से हाथ मिलाने से, किसी के एड्स नहीं फैलता है। लार और आंसू जैसे द्रवों का इसका संक्रमण नहीं होता। एड्स व्यक्ति के ग्रसित व्यक्ति के साथ बैठने वस्तुओं से मिलाने, जैसे किताबें पढ़ने से, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता। उसके बाद छूने से नहीं होता। खाना खाने से, साथ में बैठकर खाना खाने से नहीं होता। एक ही ऑफिस कारखाने में काम करें उससे नहीं होता। खांसने छींकने से एड्स नहीं होता। उसके बाद एड्स से कैसे बचा जा सके ये जानना चाहते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम ये कहेंगे। ये जो एड्स के बचने उपाय, इंजेक्शन हेतु विसंक्रमित साफ नई सुई का प्रयोग करना चाहिए। रक्त चढ़ाए जाने से पूर्व उसकी जांच अनिवार्य रूप से करनी चाहिए कि कहीं वो एड्स संक्रमित तो नहीं। नशीली दवाओं का इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए और हमेशा नशाखोरी से बचना चाहिए। इबोला की बात करते हैं, ये भी एक मानव जनित आपका आपदा है, बीमारी है। तो हम इबोला के बारे में बात करते हैं। एक संक्रामक रोग है जो इबोला नामक विषाणु से, इबोला वायरस से होता है। इस सबसे पहले इस इबोला नदी किनारे जो लोग रहते हैं कांगो के, वहाँ हुआ था और उसके बाद इसके कारण रोग का नाम इबोला पड़ा। इस बीमारी शरीर के नसों में खून बाहर आना, जो नसों में खून होता है ना वो खून बाहर आने लगता है और चमड़ी में आपको थक्का टाइप जम जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। नस से निकल के आपके चमड़े पर आ जाए वो अंदरूनी रक्तस्राव होता है। इस रक्तस्रावी ज्वर नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही घातक रोग होता है, इसमें मृत्यु हो जाती है। इसमें लक्षण क्या क्या है, उल्टी दस्त होता है, बुखार होता है आपका, इसमें आपका उल्टी दस्त होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, रक्तस्राव होता है, आंखें लाल होती हैं, गल में कफ बन जाता है और 3 सप्ताह का समय लगता है। इससे क्या लास्ट में क्या त्वचा गलने लगती है, जो आपका स्किन है ना, जो आपका त्वचा है ना वो गलने लगती है और लास्ट में क्या होता है रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि हम देखभाल ना करें, दवाई ना करें समय से, तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। इबोला फैलता कैसे है, ये इबोला विषाणु जानवर जैसे बंदर, चमगादड़ से इबोला जल्दी फैलता है। सूअर से फैलता है, संक्रमित सुई से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के शव के संपर्क में आने से,
फैलता है। जैसे जो आदमी इबोला से मर गया उसको यदि हम छुएं, उसको डिस्पोज न करें ठीक से, तो उससे फैलता है। और इसका सांस लेने के जरिए जो इसके विषाणु संक्रमण सांस के जरिए नहीं फैलते हैं, सांस के जरिए एयरबर्न नहीं है, बल्कि इसका संक्रमण वो भी सीधे संपर्क में आने से होता है। इससे बचा कैसे जा सकता है, इसका टीकाकरण किया जाए। और इबोला के यदि लक्षण दिखाई दे तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आसपास साफ सफाई रखें, साबुन से हाथ पैर धोएं, मच्छरों को न पनपने दें। होता क्या है कि जैसे कूलर हुआ, डब्बा हुआ, बरसात के दिन पानी जब ठहर जाता है संक्रामक बीमारियां होती, तो उसमें आपका एक इबोला भी है। आपका मलेरिया है और चिकनगुनिया है, तो वो सब तो होता ही, इबोला भी इसी टाइप में आ जाता है। तो इसे साफ सफाई रखना जरूरी है और पानी न जमा होने दें। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में बचें। यदि किसी को इबोला हुआ है तो उससे बचें। इबोला बीमारी मरने वाले व्यक्तियों कपड़े चादर उपयोग में लाई गई चीज़ों का उपयोग न करें, उसे फेंक दें, उसे कहीं ना कहीं डिस्पोज कर दें, गाड़ दें। आसपास के लोग इबोला से भी जानकारी दें और हम जागरूक कर सकते हैं इबोला के बारे में। फैलता कैसे है चार्ट में देखिए। बंदर से फैलता है, एंटीलोप से फैलता है, चमगादड़ से। इंसान में कैसे फैलता है वायरस इन्फेक्शन, ये देखिए फिगर में आप, इन्फेक्शन वाला मीट, इन्फेक्शन वाला फल, इन्फेक्शन वाले जानवर इंसान के संपर्क में आने से, पीड़ित के साथ असुरक्षित सेक्स से, उसके बाद आपका दूषित मलमूत्र से फैलता है, दूषित रक्त से फैलता है, इन्फेक्टेड मेडिकल उपकरण से फैलता है, इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में रहने से भी इबोला फैलता है आपका। अब आते हैं कोविड। अभी 2019 में आप देखें एक महामारी आई थी कोविड। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, छींकने से होता था, ये बुखार के लक्षण होते थे। उसमें आपका जो लंग्स है वो जाम हो जाते थे, आदमी तुरंत का तुरंत एक्सपायर हो जाता था, तुरंत इतना तेज फैलता था कोविड। यदि कोरोना वायरस फैल गया हमारे शरीर में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन हो सकता है, 2 घंटे के अंदर एक्सपायर कर दे। यदि उसको ना तो टीकाकरण हो गया, पहला डोज, दूसरा डोज और उसके बाद बूस्टर डोज जो लास्ट है, तीसरा डोज जो होता है बूस्टर डोज होता है। तो बचने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि 110% डोज लगने से कोरोना नहीं होगा। तो ये जो है कोरोना जो है ये वायरस डिजीज से होने वाली बीमारी है। कोरोना इस बीमारी में कोरोना वायरस मुंह से, नाक से, आँख के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। नाक से, कान, आँख से, नाक से पहुंच जाता है। शरीर पहुंचकर विषाणु हमारे गले फेफड़ों संक्रमित कर देता है, अभी बताएं, और हम बीमार हो जाते हैं। मुख्य लक्षण बुखार हुआ, सूखी खांसी हुआ, सांस लेने में समस्या, आपको बताए, थकावट, बदन दर्द, नाक का जाम होना, गले में खलास, उल्टी दस्त समस्या होना, कमजोरी होना, ये कोरोना के कोविड के वायरस कोविड-19 का फैलाव। किसी व्यक्ति कोविड यदि उन लोगों में होता है जिनमें विषाणु का संक्रमण पहले से ही है। हम यदि कोविड जो रोगी है खांसता है, छींकता है, उसके हम सीधे संपर्क में हैं तो हमें भी होना तय है। बचाव क्या क्या है इसके, मुंह पर मास्क लगाएं और साबुन सैनिटाइजर से समय पर रहते रहते हाथ धोएं, क्योंकि ये जो सैनिटाइजर है विषाणु को मारते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट की दूरी पर है, 2 गज की दूरी पर है, इसलिए कहा गया 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। संक्रमित व्यक्ति जो होता है वह डॉक्टर की सलाह पर उसको प्रतिरोधक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कुछ हद तक बचा जा सके, बचे भी लोग। उसके बाद आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपदा से जान माल कम से कम नुकसान हो, इसके लिए कम से कम नुकसान इसके किए जाने उपाय को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। 2004 के भूकंप, 26 दिसंबर 2004 के बाद भारतीय संसद ने 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पारित किया। भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पारित किया। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। इसके अंतर्गत निम्न कार्यों का नियोजन, संगठन और संयोजन और क्रियान्वयन उपायों को सम्मिलित किया गया। एक भारत सरकार 2005 में बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पारित किया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया, जिसके द्वारा आपका जो भी प्लान बनाया जाए उसको इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएशन और संयोजन, एक्टिवेशन, जो भी है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे, उसको स्टेट लेवल फॉलो करेंगे, स्टेट लेवल वाले फॉलो करेंगे, स्टेट लेवल वालों को आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो करेंगे। और कमेटी बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई गई, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनाई गई, स्टेट लेवल पे कमेटी बनाई गई। तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं।
इसमें आपका पहला होगा, किसी आपदा की संभावना या खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। आपदा से निपटने के लिए तैयारी, आपदा की संभावना होने या ना होने या आने की शीघ्र प्रक्रिया करना, बचाव और राहत कार्यों को संचालित करना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य करना। ये सब आपके इसके अंदर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये सब है। स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो डीएम के अंडर में होता है, स्टेट लेवल पे वो सीएम के अंडर में होता है, और जो नेशनल लेवल वो पीएम के अंडर पे जो भी ऑफिसर हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में रहेंगे, स्टेट वाले आपके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के अंडर के में रहेंगे, जो काउंसिल रहेगी आपकी गवर्निंग बॉडी, और जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है वो पीएम के अंडर में काम करेगी। अब आते हैं आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना। केंद्र सरकार पे आपको बताया अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहता है, राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री, और जिला प्रशासन, जिला डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अभी आपसे बात किया, वहाँ पे अध्यक्ष आपका जिला अधिकारी रहता है। अब उसके बाद 2005 में ये एनडीएमए बनने के बाद इस एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बना। ये NDRF बोलते हैं इसको। ये आपके एनडीएमए के अंतर्गत काम करेगा, राहत बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस बल के जवान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित। तो इसमें बालक भी आते हैं, सिविल सिटीजन भी आते हैं, आपके बच्चे, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उनको विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोग्राम जो भी हो तो उनको ट्रेनिंग कराया जाता है, और हर डिजास्टर के बारे में, हर आपदाओं के बारे में इनको तैयार रहने के लिए, उसको बचाने के लिए, जो भी आपदा उससे बचने के लिए और बचाने के लिए बारे में बताया जाता है। आपदा प्रबंधन की अवस्थाएं, आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के पश्चात। आपदा के पहले यदि हम बात करें तो आपदा के बारे में आंकड़ों सूचना एकत्र किया जाता है, मानचित्र तैयार किया, लोगों के बारे में जागरूक किया जाता है, आपदा योजना बनता है, तैयारियां रखना, बचाव। आपदा के समय युद्ध स्तर पर सबसे मेन आपका है बात बचाव और राहत कार्य। जैसे आपदाग्रस्त अभी जैसे बाढ़ आया तो वहाँ पे सबसे पहले बचाव, जो वहाँ के लोग हैं उनको बचाया जाए, मवेशियों को बचाया जाए, बच्चों को बचाया जाए, जो लोग हैं जन हैं गांव के उनको बचाया जाए, जान माल के नुकसान न हो, ये भी ध्यान में रखा जाता है। राहत कैंप लगाया जाता है, दवाई, जल, भोजन आदि की आपूर्ति की जाए। आपदा के पश्चात क्या होता है, फिर प्रभावित लोगों को जैसे बाढ़ खत्म हो गया तो पुनर्वास की बात होती है, भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना के लिए तैयार हैं कि आपदा ऐसा न हो। हम आपदाओं को रोकने और जनधन हानि को कम करने के निम्नलिखित कार्य करते हैं। अधिक से अधिक पौधारोपण करें, उसके बाद अधिक से अधिक प्रकृति का दोहन न करें, प्राकृतिक संसाधन जो है उनका दोहन न करें। भूकंप रोधी डिजाइन वाले मकान बनाए हैं, भूकंप रोधी डिजाइन वाले मकान बनाए हैं, भूकंप रोधी डिजाइन वाले मकान बनाएं। आपदा के समय प्रयोग होने वाले उपकरण जैसे अग्निशमन, जैसे कहीं जब आग लग जाती तो अग्निशमन यंत्र काम आता है। नाव रखना चाहिए, आपके बाढ़ के समय काम है। मेडिकल किट हमेशा व्यवस्थित रखनी चाहिए। आपदा के समय खुद डरे न दूसरों को डराएं। निर्भीक होकर एकदम आपदा का सामना करें। बहादुर बने, साहसी बने, निर्भीक होकर आपदाओं का सामना करें। विद्यालय में आपदा पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी, नाटक, वाद विवाद, मॉक ड्रिल कराए जाते हैं और करना चाहिए। भूकंप आने पर बचाव, आग लगने पर बचाव जैसी आपदाओं का मॉक ड्रिल कराना चाहिए। आपसे बात करें, स्कूलों में बताया जाता है। उसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम कुछ साथियों विद्यालय में बुलाकर नुक्कड़ नाटक करें। उसके बाद गांव में जाकर चर्चा करें आपदाओं के बारे में। जो आपकी आपदा प्रबंधन टीम है जिले की, गांव की, ब्लॉक की, उसको हर संडे को या जब भी टाइम मिले तो लोगों के बीच उसकी चर्चा करें। विभिन्न आपदाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अग्निशमन यंत्र, आपका फायर एक्सटिंग्विशर, उसको चालू रखें। हर स्कूलों पर बाल्टी में बालू रखें, आग लगे तो कम से कम काम आए। आग लगने वाले स्थान पर रेंग कर लेट कर जाएं। जब भूकंप आए तो किसी मेज के नीचे या तिकोने की जगह खड़े हो जाएं, और जब तक सुरक्षित घोषणा की तब तक इमारत में प्रवेश न करें। और यदि आग में जल जाए तो उसको ठंडक पहुंचाएं और डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद बाढ़ की बात करें, बाढ़ जब आए तो क्या करना है। ऊंची जगहों को पहचान करें, वहाँ जाएं। जैसे बाढ़ आता है तो हमें निचले हिस्से में न रहें, हम ऊपर जाकर हम अपनी मवेशियों को ले जाएं। घर में जो भी गल्ला है, खाद्यान्न है, उसको हम ले जाएं, ख़राब ना हो। तो इससे क्या होगा, आपका जान माल दोनों बचा रहेगा।
और जब तक जब हो तो बाढ़ में हम लोग न जाएं और घर में रहें। उसके बाद अपनी गैस बिजली सप्लाई सब बंद कर दें। बाढ़ के समय आपका गैस बिजली सप्लाई जो भी हो वो भी बंद कर दें। आपके भूकंप के टाइम भी बंद कर देना चाहिए। आपके भूकंप जब आता है तो क्या करना चाहिए? घर विद्यालय भूकंप रोधी बनाएं। हम जो भी घर या विद्यालय बनाए उसको हम भूकंप रोधी बनवाएं। घर में पड़े गीजर, फ्रेम वाले फोटो, शीशा, आईना आदि ऊंचे स्थान पर न टांगें, क्योंकि भूकंप समय गिर कर किसी को भी घायल कर सकते हैं। भूकंप के समय इमारत से दूर हो जाएं। किसी मजबूत चीज़ जैसे बड़े मेज या नीचे छिप जाएं, जिससे आपके सिर तकिए से ढक और तकिए से अपना सर ढक लें, जिससे चोट न लगे। अगर आप घर के बाहर हैं तो बिजली के तारों से भवन के बाहरी दीवारों, पेड़ों से दूर रहें। किसी इमारत के पास न खड़ें, क्योंकि वह भूकंप के दौरान गिर सकती है। अब आते हैं, ये तो हुआ बेटा आपदा प्रबंधन और आपदाओं के बारे में। अब आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर करने से पहले पर्यावरणविद के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं। ये ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद हैं। इन्होंने वृक्षों के काटने को से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की और बहुत ही प्रभावशाली नेतृत्व रहा सुंदर बहुगुणा जी का। इन्होंने टिहरी बांध के खिलाफ भी आंदोलन किया। इनका कथन था कि बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। पर्यावरण क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण, जमनालाल बजाज पुरस्कार और राइट लिवलीहुड पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट गांधीवादी पर्यावरणविद है। इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर वृक्षों, वनों की रक्षा हेतु चिपको आंदोलन का सक्रिय सहभागिता की। प्रकृति के संरक्षण में अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे तथा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम सुगाथा कुमारी की बात करते हैं तो ये दक्षिण भारतीय पर्यावरणविद हैं और शांति घाटी संरक्षक, साइलेंट वैली की ये कंजर्वेशन मूवमेंट के रूप में बहुत जानी जाती हैं। शांति घाटी जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रकृति संरक्षक समिति की संस्थापक सदस्य भी हैं। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसी के लिए इनको इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और पद्म श्री से सम्मानित किया गया। बाबा आमटे की बात करें तो बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। पारिस्थितिकीय संतुलन, वन्य जीव संरक्षण, नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही। पर्यावरण संरक्षण के लिए उनको पद्म श्री, रमन मैग्सेसे, पद्म विभूषण और गांधी शांति पुरस्कार से ये भी सम्मानित किए। सुनीता नारायण की बात करें तो ये भी प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का रिसर्च किया। ये हरित तथा ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समर्थक हैं। सन 82 से लेकर ये दिल्ली में स्थित साइंस और इन्वायरमेंट केंद्र से जुड़ी रहीं और 2005 में भारत सरकार ने इनको पद्म श्री और राज्य लक्ष्मी पुरस्कार से अलंकृत किया। ये तो आपके पर्यावरणविद हो गए। अब आइए पर्यावरण कैलेंडर जान लें कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। यदि हम बात करें तो 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस मनाते हैं। यह दिवस गौरैया के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 22 मार्च को हम हर साल 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जल संरक्षण, संचयन और पानी की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका कारण क्या है? पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में लोगों की भूमिका पर जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जनसंख्या और पर्यावरण के अंतर संबंध पर लोगों को जागरूक करना तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु प्रेरित करने के लिए हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों और इससे होने वाले हानियों के प्रति लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से हम ओजोन दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हम वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। इस वन सप्ताह जीवों को संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक और प्रेरित करते हैं। 13 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस मनाते हैं। इस दिवस पर प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, तूफान, सूखा, बादल फटना आदि पर जागरूकता उत्पन्न करना, आपदा प्रबंधन उपायों पर चर्चा करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका। पहला प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए।
तो प्राकृतिक आपदाओं में आपका भूकंप हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा, बादल फटना हो जाएगा, बिजली गिरना, बाढ़, सूखा, वनों में आग, चक्रवात, सुनामी, लहरें, तूफान, शीतलहर आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाओं के नाम लिखिए। परमाणु विस्फोट हुआ, सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं हुआ, आग हुआ, विषैले गैसों का रिसाव हुआ, सामुदायिक दंगे, ये सब मानव जनित आपदाएं हैं। एड्स रोग कैसे फैलता है, इसके बचाव का। एड्स एक सामान्यतः संक्रमित रक्त से संचरण के द्वारा फैलता है। इसके अतिरिक्त HIV वायरस संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में तथा नशीली दवाइयों का सामूहिक सेवन के लिए प्रयुक्त एक सुई और सिरिंज द्वारा भी फैलता है। एड्स बचने के उपाय: इंजेक्शन लगाने से पूर्व उसको हम विसंक्रमित तथा नई सुइयों का प्रयोग करना चाहिए। रक्त चढ़ाने से पूर्व उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, कहीं ये रक्त जो हम चढ़ा रहे हैं वो संक्रमित एड्स रोगी का तो नहीं है। नशीली दवाओं के सेवन से बचना चाहिए। एड्स की जानकारी ही इसके बचाव का अच्छा उपाय है। यदि विकल्पों का चयन करिए, सही विकल्पों का चयन करिए। जापान में चक्रवात को कहते हैं टाइफून कहते हैं। विली आपके ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। विली आपके ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, जिला स्तर पर जिलाधिकारी। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदा नहीं है। बमों का फटना ये मानव जनित आपदा है। भूकंप, बाढ़, सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो होता है प्राकृतिक आपदा, आग मानव जनित आपदा है। राहत, पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, HIV जो है वो एड्स है। ये मिलान का हो गया। सही गलत का निशान लगाना है। भगदड़ एक प्राकृतिक आपदा है, गलत। भगदड़ एक मानव जनित आपदा है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापक पर नापी जाती, सही है। भारत में चक्रवात को विली कहते हैं। भारत में चक्रवात को विली नहीं कहते। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली कहते हैं। ताप लहर मानव जनित आपदा, ताप लहर मानव जनित नहीं है, लू जिसे कहते हैं वो प्राकृतिक आपदा है। तो बच्चों आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ और हमारा पूरा पर्यावरण ख़त्म हो गया। कोई भी यदि दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कमेंट इन बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। फेस टू फेस हम अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में विज्ञान कक्षा 6 या तो सामाजिक विषय का कोई भी टॉपिक, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या नागरिक शास्त्र लेकर आएंगे, तो उस पर हम फेस टू फेस बात करेंगे। और अभी के लिए PDF फाइल खाली इतना 5 आपका फेस टू फेस है चैप्टर, और 6 से लेके 13 तक आपका जो है 6 से लेकर 13 तक आपका जो हमारा पर्यावरण है वो आपका PDF फाइल और वाचन है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम उसको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हम जल्द ही फेस टू फेस क्लास मिलेंगे आपसे। और ये चलते चलते ये बताना चाहूँगा, ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए जो बच्चे जल्दी स्कूल नहीं आते हैं, जो पलायन करे हुए बच्चे हैं, जिनके माँ बाप बाहर काम करते हैं, 2-3 दिन महीने में हफ्ते में आते हैं, कभी कभी वो ईंटा पाथने 2-4 महीने के लिए चले जाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर उनके लिए है। कोई अपना प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। उन बच्चों के लिए वो समर्पित हूँ जो बच्चे हमारे स्कूल में बहुत कम आते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन्हीं के लिए बनाया हूँ। धन्यवाद।